Rape of the Lock by Alexander Pope. It is one of the most interesting poems of the world, and this is, to be more exact, an epic, a comic epic. एपिक क्या चीज़ है और कॉमिक एपिक क्या चीज़ है, इसको भी अभी हम डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको इसकी लाइफ के हवाले से या इसके वर्क के हवाले से हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। वो ये है कि रेप ऑफ द लॉक एक स्टोरी है ऑफ अ यंग ब्यूटीफुल गर्ल के बारे में, ठीक है, जो जिसकी जुल्फ़, लॉक कहते हैं, जुल्फ़ को कहते हैं, बालों की जो लट होती है उसको जुल्फ़ को लॉक कहते हैं। तो उसकी जुल्फ़ जो है वो एक क्लब में खेलने के लिए जाती है, कार्ड्स खेलने के लिए जाती है, ताश वगैरह खेलने के लिए जाती है। वहाँ पे एक लड़का जो उसको पसंद करता था, जो उसको प्रपोज़ करना चाहता था, लेकिन ये उसको नज़रअंदाज कर देती है, निगलेक्ट कर देती है। तो वो गुस्से में, और उसको अपनी जुल्फ़ों पे बड़ा मान होता है, तो वो उसकी एक लॉक जो है काट देता है, एक जुल्फ़ उसकी जो है काट देता है, ठीक है। और जब वो उसकी एक जुल्फ़ कट जाती है तो फिर वो उस पर शोर गुल और वावेला करती है। और इस मौजू के ऊपर ये कहानी लिखी गई है। रेप का मतलब होता है किसी भी चीज़ को हर्ट करना, इंजर करना, डैमेज करना। तो लॉक, जुल्फ़ को, तो रेप ऑफ द लॉक मीन्स द जुल्फ़ को काटना, यानी कि जुल्फ़ नाज को रुस्वा करना। तो उसकी जो जुल्फ़ थी उसको उसने काट दिया या उसको रुस्वा किया। तो ये इस कहानी के ऊपर एक पूरी कहानी बिल्ड की हुई है। अच्छा, अब ये यहाँ पे जो हम डिस्कस करते हैं रेप ऑफ द लॉक के हवाले से, ये प्राइमरली एपिक है, कॉमिक एपिक है, या इसको मोक एपिक भी कहते हैं, मोक एपिक या कॉमिक एपिक। अब एपिक क्या चीज़ है? एपिक, जैसे आपने अभी ट्रेजेडी पढ़ी, उससे मिलती जुलती एक कहानी होती है कि एपिक एक लॉन्ग नरेटिव पोएम होती है। एपिक इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम, एक लंबी तफसीली वजाहती नज़म होती है, बिल्कुल ट्रेजेडी से मिलती जुलती होती है कि एपिक, ठीक है। इट इज़ अ लॉन्ग नरेटिव पोएम इन विच द हीरो, अ कॉन्स्पिक्वस हीरो, फॉल्स फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, खुशहाली से बदहाली की तरफ आता है, बिकॉज ऑफ द एरर ऑफ जजमेंट, कोई ना कोई उससे गलत फैसला होता है। डेथ इज़ नॉट एसेंशियल, उसकी मौत लाजम नहीं है, बट हिज फॉल अराइजेज अ सेंस ऑफ पिटी एंड फियर इन अस, लेकिन उसका जो जवाल है हमारे अंदर जो है पिटी एंड फियर के जज्बात से पैदा करता है। तो ये कहानी इस तरह से जो चलती है एक लॉन्ग नरेटिव पोएम की शक्ल में। अब एपिक की कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं कि एपिक किस तरह की पोएम होती है। ये एक तो बड़ी लेंथी पोएम होती है। इट कैन बी 13 बुक्स, 13,000 लाइन्स। जैसे रेप ऑफ अलेक्जेंडर, जॉन मिल्टन की पोएम है पैराडाइज लॉस्ट, वो 13 बुक्स की एक एपिक है, 13 किताबों की है। हर किताब में 800-900 लाइनें, 700, 800, 900 लाइनें, तो 10,000 लाइनों की एक एपिक है, एक पोएम है। इसी तरीके से जो दो मशहूर एपिक हैं, होमर और विर्जिल, दो बड़े बड़े पोइट हैं, एक ग्रीक है और एक जो है रोमन है। होमर ने भी इसी तरीके से 2 एपिक लिखी हैं, ठीक है, और लाइट और एनीट, ये उसकी एपिक्स हैं। और इसी तरीके से विर्जिल जो है उसने, एनीट विर्जिल ने लिखी है, तो विर्जिल की भी जो है एपिक मौजूद है, वो रोमन पोइट था। होमर जो है ग्रीक है। और किसी तरह से इसी तरह यानी कि समहाउ होमर ने ये जो लिखी, होमर ब्लाइंड था, और मिल्टन जो है उसने भी एपिक लिखी, लेकिन वो लिखते लिखते जो है ब्लाइंड हो गया था। तो होमर और विर्जिल की ये जो पोइम्स हैं ये भी बड़ी यानी कि 10,000 लाइन से भी ज़्यादा लेंथी हैं। और 13 बुक्स आमतौर पर नॉर्मली 11 to 13 बुक्स में लिखी जाती है कि ये उसकी लेंथ है एपिक के हवाले से, 11 से 13 किताबों के बीच में, और एक लेंथी होती है। और फिर उसके बाद कुछ और राइटर्स ने भी इसको ट्राई किया। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि जो होमर और विर्जिल, जो कि एक मशहूर, मारूफ और रिनाउंड क्लासिकल पोइट्स थे, इन्होंने एपिक्स लिखी और इन्होंने एपिक के पैरामीटर्स भी सेट किए कि एपिक क्या होती है और कैसी होनी चाहिए। वो तो गो के एक डेफिनेशन वाइज, क्रिटिसिज्म वाइज तो उसने, एरिस्टोटल ने इन सारी बातों को वजाहत की, लेकिन बहरहाल वो मॉडल के तौर पे होमर और विर्जिल की ही पॉइंट्स को उसने मॉडल लेके डेफिनेशंस बनाई एरिस्टोटल ने। जैसे कि सोफोक्लिस के इडिपस को लेते हुए, मॉडल प्ले लेते हुए
एरिस्टोटल ने डेफिनेशन बनाई कि व्हाट इज़ क्लासिकल ट्रेजेडी, ट्रेजेडी क्या होती है। तो अब इसी तरीके से ये जो पोइट्स थे दोनों, ये क्लासिकल पोइट्स थे। और पोप जो है 18th सेंचुरी से बिलोंग करता है, अलेक्जेंडर पोप इसका नाम है। और इसने भी ये एपिक, लेकिन इसको हम एपिक नहीं कहते, इसको कॉमिक एपिक कहते हैं। तो पोप जो है क्लासिकल नहीं है, लेकिन ये नियो क्लासिकल है। अभी हम क्लासिक और नियो क्लासिक की बहस पे भी आते हैं। उससे पीछे मैं दोबारा बैक टू द एपिक। अब वो जो एपिक इन्होंने लिखी होमर और विर्जिल ने, तो इसमें क्या होता है कि एक तो हीरो होता है, कॉन्स्पिक्वस हीरो होता है। दूसरा क्या है कि वो फॉल करता है प्रॉस्पेरिटी से एडवर्सिटी की तरफ आता है, खुशहाली से बदहाली की तरफ आता है। फिर एपिक की करैक्टरिस्टिक्स में ये होता है कि एक लॉन्ग नरेटिव होती है, एक लंबी कहानी होती है, ठीक है। फिर चौथी बात ये आती है इसमें कि डाइग्रेशंस होती हैं, डाइग्रेस, कि कहानी चलती चलती असल ट्रैक से उतर के किसी और तरफ चली जाती है, ठीक है। कहानी के अंदर कहानी आ जाती है, कहानी के अंदर कहानी आ जाती है, असल ट्रैक से हट के दूसरी तरफ चली जाती है, डाइग्रेसिव होती है। फिर इसमें इंटरपोलेशन भी होती है। इंटरपोलेशन भी वही स्टोरी इनटू स्टोरी वाली ही बात है कि वजाहत के अंदर एक और वजाहत शुरू हो जाती है। फिर इसमें एपिक में जर्नी टू द अंडरवर्ल्ड भी होता है। एपिक के करैक्टरिस्टिक्स जो है ना, जर्नी टू द अंडरवर्ल्ड, कि हीरो किसी ना किसी शक्ल में ना ज़ेर ज़मीन जो है सफ़र करता है। फिर इसमें क्या होता है, एपिक के बीच में डिस्कवरी भी होती है कि एंड में हीरो को कोई बिछड़ी हुई चीज़, कोई खोई हुई चीज़, या वो खुद बिछड़ा हुआ या खुद खोया हुआ, या कोई ना कोई डिस्कवरी उसको मिलती है, या कोई एक रियलिटी या कोई ट्रूथ या कोई चीज़ उसको जो है मिल जाती है। तो इसको हम कहते हैं डिस्कवरी। फिर इसमें डाइग्रेशन मैंने आपको बताया, इंटरपोलेशन है, डाइग्रेशन है, डिस्कवरी है, अंडरवर्ल्ड जर्नी है, इसमें ड्रीम्स वगैरह की भी बातें आती। फिर एपिक में ना वॉर लाजम होती है। एक फाइनली हीरो जो है वो एक तो जर्नी वॉयजिंग भी करता है, अंडरवर्ल्ड भी करता है, और वो पानियों में से भी जो है, समंदरों और पानियों में से भी गुजरता है। फिर मज़ीद ये होता है एपिक के बीच में कि उसकी वॉर होती है, कहीं ना कहीं वो जंग लड़ता है। और फिर उसके बाद फाइनली ये होता है कि उसका फॉल आता है, कि वो शिकस्त या हारता है, लेकिन वो हीरोइक होके हेरोइकली वो सब कुछ करता है। और फिर फाइनली हम हेरोइकली जैसे इडिपस की तरह हैं। और फिर हम ये देखते हैं कि एपिक के अंदर ना एक मॉरल लेसन लाजम होता है। मॉरल लेसन जो है लाजमी तौर पे पाया जाता है, एक अखलाकी उसूल दिया जाता है। फिर एपिक में बोम्बास्टिक एक्सप्रेशन होता है। बात जो है ना, जैसे उसमें फॉस्टस में पढ़ते हुए आप देखते थे कि विद वैक्सन विंग डिड बाउंड अबव हिज रीच, होली शेप्स बिकम द डेवल बेस्ट, ठीक है। तो मैरिज इज बट अ सेरेमोनियल टॉय, ठीक है, ओल्ड वेव्स वाइफ्स टेल्स। तो अब वो क्या है कि बम्बास्टिक लाइंस होती हैं, बम्बास्टिक और हेरोइक डिक्शन और हेरोइक इमेजेस होते हैं, हेरोइक सिमिलीज होती हैं, तशबीहात होती हैं, और बम्बास्टिक लैंग्वेज होती है और डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती है, बम्बास्टिक और डिफ़िकल्ट लैंग्वेज वगैरह होती है। तो ये उसके स्टाइलिस्टिक की जो है क्वालिटीज़ के हवाले से आती है। तो एक लंबी कहानी है जंगो जदल की, सफ़र की और जर्नी की और डिस्कवरी की और डाइग्रेशन की, के असल बात से हट जाने की। तो ये सारी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं ये एक एपिक की करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। ट्रेजेडी भी तकरीबन यही चीज़ होती है, लेकिन ट्रेजेडी कॉम्पैक्ट होती है, छोटी होती है, एक ही बुक की होती है, उसमें 5 एक्ट होते हैं, और उसमें डाइग्रेशन नहीं होती, बात असल ट्रैक से हटती नहीं है, बल्कि वो तो बिल्कुल असल ट्रैक के ऊपर फोकस रहती है। यूनिटी ऑफ टाइम, एक्शन एंड प्लेस एक जगह पे रहता है। लेकिन एपिक में जो है ना वो बाकायदा तौर पे उसको लूज़ किया जाता है, क्योंकि इतनी लंबी लिखनी होती है तो डाइग्रेस कर करके लिखी जाती है। फिर एपिक की एक अहम बात, कैमरा सुन रहे हैं आप? अच्छा, तो एपिक की एक अहम बात ये होती है कि एपिक को जो थीम है ना वो मिडल से लिया जाता है, स्टोरी एक बिल्कुल मिडल से कैप्चर की जाती है। तो दिस राइटर कैप्चर द स्टोरी फ्रॉम द मिडल, और जो होल थीम होता है ना वो पहले ही पैराग्राफ में या फर्स्ट पेजेस में बता दिया जाता है। द होल थीम इज़ डिस्क्राइब इन टू द वेरी फर्स्ट फ्यू लाइन्स या इन द फर्स्ट पैसेज, उसके अंदर जो बता दिया जाता है। और इसमें इन्वोकेशन के साथ आगाज़ किया जाता है। बड़ा अहम पॉइंट है कि गॉड से मदद लेके किया जाता है कि खुदा मेरी मदद करना इस सारे मौजू के हवाले से, कि ये मैं इतनी लंबी एक कोशिश करने लगा हूँ, एक कहानी लिखने लगा हूँ। तो इन्वोकेशन, इसको कहते हैं इन्वोक, उकसाना या मदद मांगना, तो गॉड से मदद वगैरह मांगी जाती है। तो एपिक में ये करैक्टरिस्टिक्स जो है पाई जाती हैं या ये फीचर पाए जाते हैं। और अच्छा, अब इसमें जो स्टोरी है ना वो हीरो के या जो स्टोरी ओवरऑल जो कहानी है ना उसके मिडल से कैप्चर की जाती है, बिल्कुल मिडल से। जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे टीपू सुल्तान की मिसाल बताता हूँ। वो इसलिए मिडल से कैप्चर की जाती है कि अगर तो वो कहानी को हम थोड़ा सा इडिपस की भी मिसाल लेता हूँ, अगर उसको बिल्कुल बचपन से लिया जाए ना
कि वो कैसे बच्चा पैदा हुआ, कैसे जवान हुआ, कैसे जो है बड़ा हुआ, कैसे जो है फिर वो अपने अरूज पे गया, फिर वो उसने सफ़र किया, फिर उसने जर्नी किया, वॉयजिंग की, और फिर अंडरवर्ल्ड भी गया, और फिर उसने जंगें लड़ी, और फिर कैसे उसका शिकस्त हुई। तो वो बचपन से लेके आखिर तक जो है वो इतनी लंबी हो जाती है कि उसका इंटरेस्ट जो है मेंटेन करना मुश्किल होता है, और कहानी भी भूल जाती है। 13 किताबों तक असल कहानी भूलने लग पड़ती है कि वो क्या है। इसलिए राइटर जो है उसको क्राइसिस से कैप्चर करता है, एंड उसके क्राइसिस पे जो उसका जो बिल्कुल जो मेन जंग है ना, या जो मेन उसकी जो कन्फ्लिक्ट है, जो टेंशन है, वहाँ से स्टोरी को जो है कैप्चर करता है। और फिर ये जो है फॉरवर्ड और बैकवर्ड चलती जाती है। कभी पिछली बातें याद आती रहती हैं तो हमें पिछली बातें पता चल जाती हैं, और फिर आगे एक्शन थोड़ा थोड़ा चलता रहता है, गो के आगे तो चलना ही होता है। तो इस तरह से इट कैप्चर्स, द राइटर कैप्चर्स द स्टोरी इनटू द वेरी मिडल और इनटू द क्लाइमैक्स ऑफ द क्राइसिस, क्रिटिकल टाइम। तो क्राइसिस में या क्रिटिकल टाइम में पिक करता है, एंड देन इट मूव्स फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। और फिर बैकवर्ड से फ्लैशबैक से हमें पिछली बातें भी पता चलती हैं, और फॉरवर्ड से स्टोरी अपने कंक्लूजन की तरफ जाती है। जैसे इडिपस का भी हमें तकरीबन मिडल से पता चला और क्राइसिस से पता चला है कि लोग इकट्ठे हो गए, उसके महल के पास इकट्ठे हो गए कि जी ये टाउन फैला हुआ, क्या करें। अब हमें पता चलता है सारा इडिपस के बचपन का भी कि ये किसका बेटा था, फिर उसको क्या पेशन हुई, वो फिर ये कैसे बच्चा के तौर पे आया, फिर कैसे फेंका गया, फिर कैसे जवान हुआ, फिर कहाँ पे पला, फिर कैसे, और एक्शन आगे भी जा रहा है। इंक्वायरी आगे चल रही है कि जी अच्छा क्या क्या हुआ, कौन है, किससे पता चल सकता है, वो कौन अंधा फ़कीर कौन है, ट्रिजियस कौन है, वो मैसेंजर कौन है। कहानी आगे चल रही है, लेकिन आगे चलने के बाद साथ साथ जो है ना वो कुछ पिछली बातें भी डिस्कस होती हैं कि जी बादशाह सलामत यूँ हुआ था, या इस तरह से कहा गया था, या यूँ बादशाह कत्ल हुआ और फिर आप आए, और वो भी कहता है कि हाँ मैं पहले ये किया करता था और मैं यहाँ पे आया। तो कहानी पीछे भी जा रही होती है, आगे भी जा रही होती है। तो बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड के बीच में ये कहानी आगे डेवलप होती चली जाती है। पिछली बातें वो विद द डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी हमें पता चलती है। इससे ये होता है कि सस्पेंस जो है ना वो मेंटेन रहता है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी आगे जा रही है और सस्पेंस, मुसलसल ही सस्पेंस सस्टेन रहता है ना। वो इसलिए सस्टेन रहता है कि सस्पेंस पे ही तो वो शुरू हुई थी, और सस्पेंस कोई सोल्यूशन तक वो जो है ख़त्म हो जाती है। जैसे इडिपस की जो सारी कहानी है वैसे तो इतनी लंबी है, वो कैडमस से स्टार्ट होती है, या इडिपस पॉलीबस से उससे लाइस से स्टार्ट होती है, लेकिन वहाँ से स्टार्ट नहीं ना की कि उसका बच्चा होगा और फिर वो जो जवान होगा और फिर वो आएगा, बल्कि एग्जैक्टली जो है उसके क्राइसिस जहाँ पे वो डिस्कवरी होने वाली थी कि जी ये खुद ही कातिल है, और ख़ुद ही जो है उसने शादी की, पैरासाइट और इंसेस्ट जो है, इंसेस्ट और इसी ने किया है। तो वो वहाँ से कहानी स्टार्ट ही वहाँ से हुई है कि वो इंक्वायरी चल रही है और फिर क्राइसिस से स्टार्ट हुई है, और फिर हमें पिछली और अगली बातें पता चलती हैं। एपिक भी यूँ ही होती है, मिडल से स्टार्ट होती है, अगली और पिछली बातें चलती हैं, और सस्पेंस उसी तरह ही मेंटेन चल रहा होता है। जैसे कि टीपू सुल्तान की अगर मैं मिसाल दूँ और आपको समझाऊँ, उसमें ये है, वैसे आपको क्योंकि टीपू सुल्तान का पता है तो थोड़ा सा समझा रहा हूँ कि टीपू सुल्तान ने कई जंगें लड़ी और फिर फाइनली जो है सरंगापटम की वो गालिबन जंग थी जिसके बीच में वो जो शहीद हुए। तो अब वो एक ही है कि जी वो टीपू सुल्तान जो था वो उसके वालिद जो था वो भी एक रियासत का जो है बादशाह था, या उसका रूलर था, हैदर अली उसका नाम था। तो अब वो हैदर अली की औलाद और औलाद में से टीपू सुल्तान, और फिर टीपू सुल्तान का जवान होना, और फिर जो है उसका भी शहज़ादा बन के जो है फिर बादशाह बनना, और फिर कई जंगों में से एक जंग लड़ना, और फिर वहाँ पे जो है उसकी ट्रेजेडी और या उसकी शिकस्त होना, या उसका जो है डेथ होना। अच्छा, अब एक तो यह है कि वो हैदर अली जवान था, उसकी शादी हुई, फिर उसका बच्चा हुआ, और फिर टीपू सुल्तान था, फिर जवान हुआ। यहाँ से इतनी लंबी कहानी चलाई जाए और फिर लेके आया जाए तो सस्पेंस जो है वो टूट जाएगा। दूसरा यह है कि बिल्कुल जो है क्राइसिस पे कि कहानी यूँ शुरू की जाए कि टीपू सुल्तान अपनी आखिरी जंग लड़ रहा है, फाइनली आखिरी जंग लड़ रहा है, और आखिरी जंग क्या है, सरंगापटम की वो जो जंग लड़ी जा रही है, जिसमें जो है उसकी फाइनली ट्रेजेडी या शिकस्त कह लें या वो ट्रेजेडी कह लें, वो जंग लड़ रही है। और उस जंग के दौरान यानी कि वो जंग की शुरू हो जाए कि जी दुश्मन आ गया है, यहाँ से शुरू हो, दुश्मन बाहर खड़ा है और जो है ये मोर्चे के अंदर है, किले के अंदर है, और प्लानिंग्स हो रही हैं। अब उस दौरान में उसको याद आए कि मेरा बाप भी जो है ना, हैदर अली ने भी मुझे ये नसीहतें की थी, यूँ मैं उसकी गोद में जो है खेला करता था। या कभी फिर आगे बात आ जाए, वो साथ ही फ़ौजियों से बात करे कि क्या अच्छा किले के दरवाजे बंद हैं, वो जो गोला बारूद तैयार है, फ़ौजें तैयार हैं, इस तरह से। साथ ही फिर उसको पिछली बाप की नसीहत, बातों में से कोई बाप की नसीहत याद आ जाए, कोई माँ की याद आ जाए, कुछ अपने बाप की जंग
का वाक़या याद आ जाए, फिर साथ ही जो है मौजूदा जो है इंस्ट्रक्शन भी वो देता चला जाए, तो कहानी आगे और पीछे जो है जाती चली जाए और फाइनली जो है वो जंग जो है वो दिखाई जाए, और साथ ही वो जो जंग भी शुरू हो जाए मज़ीद कि वो लड़ रहा है, तलवारें भी चला रहा है, लेकिन उस दौरान उसमें तलवार चलाते चलाते भी उसको पिछली बात, जैसे आप ड्रामो फिल्मों में भी देखते हैं ना कि अक्सर जो है वो हीरो जो है वो लड़ते लड़ते थोड़ी सी शिकस्त खा रहा होता है, तो उसको वो अपने किसी टीचर का या किसी चीज़ का जो है बयान याद आ जाता है कि जी उसने ये कहा था, फिर वो उसको फॉलो करता है तो उसको कामयाबी भी मिलती है। लिहाजा आप भी जो मैं बातें कहता हूँ उसको ज़हन में रखा करें। तो अब वो क्या थी कि इस तरह से वो क्राइसिस से चलती कहानी आगे और पीछे चलती, ये एपिक होती है, ठीक है। एपिक इस चीज़ को कहते हैं। अब ये जो कहानी है रेप ऑफ द लॉक, ये बेसिकली एक कॉमिक एपिक है या मोक एपिक है। अब यहाँ पे आते हैं हम कि आप लोग समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, क्यों जी? अच्छा, अब ये इस कहानी में इस तरह से है कि क्योंकि ये होमर और विर्जिल, ये जो दो पोइट्स थे, ये बड़े क्लासिकल पोइट्स थे, और जो क्लासिकल पीरियड था जिसको हम क्लासिकल पीरियड कहा करते हैं, वो एक पीरियड है बैलेंस का, रेस्ट्रेंट का, विजडम का, नॉलेज का। उसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या थी? वो बैलेंस की बात करते हैं, विजडम की बात करते हैं, रेस्ट्रेंट की बात करते हैं, नॉलेज की बात करते हैं, ट्रूथ्स की बात करते हैं, रियलिटी की बात करते हैं। तो वो इन मौज़ूआत के ऊपर, जैसे रोमांटिक इससे बरक्स बात करते हैं, वो नेचर की बात करते हैं, एस्केप की बात करते हैं, फरार की बात करते हैं, खुशी की बात करते हैं, डिलाइट की बात करते हैं, बैलेंस को तोड़ने की बात करते हैं कि जी बहे चले जाएं जज्बात में, तो वो रोमांटिसिज्म उससे उल्टा है। लेकिन क्लासिकल जो है रेस्ट्रेंट की, बैलेंस की, ड्यूटी की, डिज़ायर की नहीं बात करते कि डिज़ायर नहीं, ड्यूटी होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, हार्मनी होना चाहिए, विजडम होनी चाहिए, रैशनैलिटी होनी चाहिए, और चीज़ों को कॉम्पैक्ट लेके चलना चाहिए, कमिटेड होना चाहिए, और ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए, राइचियसनेस होनी चाहिए। तो इस तरह के उनके मौज़ूआत होते हैं क्लासिसिज्म के। अच्छा, अब वो क्लासिकल पीरियड एक गुज़रा और वो कबलस मसीह का है। ये जो विर्जिल और होमर की 800 साल कबलस मसीह की ये पोइम्स हैं, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। आज से वो 3-3 हज़ार साल पहले बन जाते हैं, तो यानी कि ये 21वीं सदी ये चल रही है और 800-900 साल पहले वो, यानी कि 3000 ईयर्स बैक, तो इट्स सो बैक इन टू द हिस्ट्री। अच्छा, पोप जो है 18th सेंचुरी से बिलोंग करता है और ये क्लासिक नहीं, बेसिकली न्यो क्लासिक है। न्यो क्लासिक जो थे ना, वो क्लासिक के ही फॉलोवर हैं। न्यो को सिंपल वर्ड में लिया जाए तो न्यो मीन्स द फॉलोवर ऑफ द क्लासिक। तो अब ये जो पोइम है ये फॉलोवर ऑफ द क्लासिक के हवाले से ही है कि अलेक्जेंडर पोप जो है वो फॉलोवर ऑफ द क्लासिक है, तो ये भी क्लासिकल रूल्स को ही फॉलो करने की कोशिश करते हैं। ये भी बैलेंस की, रेस्ट्रेंट की, विजडम की, नॉलेज की, रीज़न की, रैशनैलिटी की, ड्यूटी की, कमिटमेंट की, फुलफिलमेंट की, फेथफुलनेस की, ठीक है। इन तरह के मौज़ूआत को जो है इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक, और सोसाइटी को भी जो डिस्कस किया। अब न्यू क्लासिक भी उसको फॉलो करते हैं। अब ये जो कहानी है ना, ये एग्जैक्टली जो होमर की कहानी थी, ठीक है, अलाइड के हवाले से, उसकी होमर ने जो एपिक लिखी थी, ये उसकी ना तकरीबन उलट कहानी है, तकरीबन उलट कहानी है। उस कहानी को भी यूज़ किया हुआ है और उसको उलट भी किया हुआ है। अच्छा, अब वो कहानी को यूज़ भी किया और उलट भी किया, एक तो इससे ब्यूटी बढ़ जाती है कि वो कहानी भी रिकॉल होती रहती है, ये कहानी भी रिकॉल होती है। दूसरा, होमर ये पोप ये समझता था, अलेक्जेंडर पोप ये समझता था कि वो जो क्लासिक्स है ना, हम उनको फॉलो कर ही नहीं सकते। हमारी जो कोई भी कोशिश होगी उनके एतबार से हमारी कोशिश बिल्कुल जो है एक उसके सामने एक सूरज को चिराग दिखाने वाली बात होगी, या जो है एक खाक वाली बात होगी कि हम तो एक बिल्कुल खाक है उनकी। तो लिहाजा उसने कहा कि, और बल्कि हम जो उनकी नकल भी करने की कोशिश करेंगे तो हमारी नकल उनके सामने एक कॉमिक सी लगेगी, एक मज़ाक का खेज़ लगेगी। यानी कि ऐसे ही जैसे क्योंकि शेक्सपियर के सामने जो है कोई ड्रामा की बात करें या विजडम की बात करें तो वो एक अहमकाना सी या एक रेडिकुलस सी मज़ाक का खेज़ ही लगेगी ना, कि इतने बड़े स्कॉलर के सामने जो है कोई बंदा अपनी विजडम झाड़ने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये भी ये समझता था कि वो इतने अजीम थे कि हमारी कोई भी कोशिश उन तक नहीं पहुँच सकती, लिहाजा हम उनके सामने एक किस्म के जो भी करेंगे वो एक कॉमिक सी, ना चाहते हुए भी वो इट सीम्स टू बी लाइक अ कॉमिक थिंग, कि उसके सामने वही सूरज को चिराग लगेगा और उस चीज़ की एक कॉपी सी लगेगी, उसकी एक कॉमिक सी एक वर्जन लगेगा, उसका एक कॉमिक वर्जन सा महसूस होगा। तो लिहाजा इसने फिर वैसे ही सोचा कि मैं बजाय उन के उस चीज़ को फॉलो करूं और कोशिश करूं और पूरा ना पढ़ूं और फिर जो है मेरी चीज़ लगे ही उनके सामने एक मजाक का खेज़ या कॉमिक, तो उसने कहा कि मैं कॉमिक ही लिख देता हूं,
मैं लिख ही कॉमिक देता हूँ, और इसने फिर कॉमिक लिखी, लेकिन वजूहात हैं उसकी कॉमिक लिखने की। वो दौर जो था ना, वो लोग भी उस वक्त उन वैल्यूज़ पे खड़े थे ना, कि वो बैलेंस की, नॉलेज की, विजडम की, रैशनैलिटी की, ट्रूथ की, रियलिटी की, रेस्ट्रेंट की बात करते थे। तो सोसाइटी भी इन असूलों पे खड़ी थी। लेकिन पोप ने जिन दिनों में लिखी तो सोसाइटी उन असूलों पे नहीं थी खड़ी, सोसाइटी उससे उलट खड़ी थी ना। पोप जिस दौर से बिलोंग करता है वो 18th सेंचुरी के बीच में इंग्लैंड ने जो है पूरी दुनिया पे कब्जे किए हुए थे, और कॉलोनियलिज्म को जो है उसने बड़ा एक्सपेंड किया हुआ था। ये ज़रा बंद करें थोड़ा सा। और कॉलोनियलिज्म जो था वो अपनी एक्सटेंशन पे था। लोग जो थे, इतना दौलत, इतना पैसा, इतनी ताकत उनके पास थी, तो लोग जो थे वो क्या थे कि वो कैजुअल हो गए हुए थे, ठीक है। विजडम की वो उनके पास ना ज़्यादा पैसे की वजह से, जैसे यहाँ पे भी किसी के पास ज़्यादा पैसा आ जाता है तो वो बिगड़ जाता है ना, तो उसके अंदर जो है एक करप्शन का पहलू है। तो ये इसमें डालना चाहिए, और थोड़ा सा इसमें डाल लें और बाकी उसमें डाल लें, आपका वो बैलेंस हो जाएगा। मेरा अंदर ही है। अच्छा जी, अब देखें तो ये जो सोसाइटी थी ना, ये सोसाइटी वैसी नहीं थी जो रोमन के टाइम की जो सोसाइटी थी, जो होमर और ग्रीक वो उसको जो विर्जिल को मिली थी। तो ये सोसाइटी उसके बरक्स थी। मैंने इसलिए डाला कि आपका ज़रा ज़्यादा ठंडा हो जाएगा ना ये जब आप उसमें डालेंगे। अच्छा, अब ये सोसाइटी वैसी नहीं थी। तो और सोसाइटी, ये जो पोप की सोसाइटी थी ना, वो ज़्यादा अगर ये नसीहत करता ना, ये गौर से सुनिएगा, अगर वो नसीहत करता, बड़ी सीरियस बातें करता, बड़ी रैशनैलिटी की बातें करता, बैलेंस की बात करता, विजडम की बात करता, तो वो लोग इतने संजीदा ही नहीं थे, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे, ठीक है। वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे, उन्होंने निगलेक्ट कर देना था उस चीज़ को। लिहाजा इसने ये देखा कि ये लोग तो सुन नहीं सकते इतनी इंस्ट्रक्शन की बातें, इतनी विजडम की बातें, इतने नॉलेज की या इतनी डेप्थ, तो इन्हें तो चाहिए प्लेयर चाहिए, इन्हें डिलाइट चाहिए, इन्हें अम्यूज़मेंट चाहिए। तो उसने एक मेथड अख्तियार किया, इंस्ट्रक्शन थ्रू डिलाइट, कि मज़े मज़े में जो है ना इनको इंस्ट्रक्ट करते हैं, इनको सिखाते हैं, मज़े मज़े में जो है ना वो इन्हें जूते मारते हैं ना, मतलब है कि कॉमिकली जो है इनको सिखाते भी हैं, इंस्ट्रक्शन थ्रू डिलाइट। तो मखमल में जो है लपेट के जो है वो उनको हिट करता है, या उनको जो है शुगर कोटेड जो है वो अंदर से कड़वी है लेकिन बाहर से जो है वो खट्टी मीठी सी लगती है। तो इंस्ट्रक्शन थ्रू डिलाइट इसने कॉमेडी बनाई, एक डिलाइटफुल वे से बनाई, जो कि हमें लेकिन फाइनली जो इंस्ट्रक्शन देती है, तो हमें एक दिलचस्पी का जो है ये पहलू जो है निकलता है। तो लिहाजा ये उसकी एक कॉपी के तौर पे जो है वो कॉमेडी उसने अटैम्प्ट की है। तो इस तरह से उसने एक किस्म का अपने मास्टर्स को ट्रिब्यूट भी पेश किया कि जी मैं आपकी जिसारत ही नहीं कर सकता आपके लेवल पे उतरने की, लेकिन उनको फॉलो भी किया एक सेंस में कि उन्हीं के मेथड को जो है वो लेके आगे चला भी है। अच्छा, अब जो दो बातें हैं, इसकी स्टोरी इटसेल्फ क्या है, और फिर जो है हम मज़ीद जो डिस्कस करेंगे पोप की अपनी थोड़ी सी लाइफ के हवाले से, और ये रेप ऑफ द लॉ की थोड़ी स्टोरी के हवाले से, और इसके बैकग्राउंड के हवाले से भी। अच्छा, इसकी कहानी जैसे मैंने आपको बताया कि एक जुल्फ़ के कट जाने के हवाले से जो है बताई हुई है। तो अगर जैसे आपने उसमें पढ़ा था ना, या मैं आपको माइथोलॉजी बता रहा था, जो आपने एक फ़िल्म देखी होगी ट्राई की फ़िल्म, ये है कि उसके बीच में ग्रीक और रोमन के बीच में एक जंग हुई थी, और वो जंग इस तरह से हुई थी कि रोमन वाले और ग्रीक्स के बीच में एक जंग चलती रहती थी मुसलसल, और फिर उनकी आपस में दोस्ती बनी, और उस दोस्ती के जब मुआहदे हो रहे थे, वो मिलजुल रहे थे, जैसे इंडिया पाकिस्तान के आपस में दोस्ती का पहलू चल रहा हो, और ये उनकी कोई हीरोइन जो है उठा के आ जाए, ठीक है, जैसे वो शुएब मलिक की जो वाइफ है, लेट्स सपोज सानिया मिर्ज़ा। तो अब वो क्या है कि वो दोस्ती के मुआहदे जब चल रहे थे, तो रोमन जो थे ना, ग्रीक की जो क्वीन थी, जो कि उसको उस वक्त दुनिया की हसीन तरीन समझा जाता था, ठीक है, उसका नाम था हेलन, तो जो कि हर लड़की अपने आप को आज समझती है। तो वो हेलन जो थी वो ग्रीक की क्वीन थी, और वो पसंद कर लेती है, और उसको भी पसंद कर लेता है रोमन का जो शहज़ादा होता है, ठीक, पेरिस, वो पसंद कर लेता है उसको, और वो भी उसको पसंद करती है। तो अब वो जब जाने लगते हैं रोमन वापस, तो जो ग्रीक की जो क्वीन थी हेलन, वो रोमन के साथ जो चली जाती है, पेरिस के साथ चली जाती है, और रोमन पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद उन्हें जब पता चलता है तो वो बहुत दूर अपने मुल्क में पहुंच चुके होते हैं समंदर पार करके।
तो अब ग्रीक्स को गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि हम इस बेइज्जती का, इस इंसल्ट का बदला लेंगे और उसको हम जो है ना वापस लेके आएंगे। गौर से सुनिएगा, हम इस बेइज्जती का बदला लेंगे और हम उसको वापस लेके आएंगे। और वो 10,000 बेड़े बनाते हैं, 10,000 बेड़े बनाते हैं, बहुत बड़ी एक जंग के लिए तैयार होते हैं। और 10,000 बेड़े बना के वो 10 साल की एक लंबी जो है जंग एक जाते हैं, उस जंग पे जाते हैं और 10 साल लंबी जो है वो जंग लड़ते हैं। और फाइनली जो है उसको हेलन को जो है वो आज़ाद कराने के लिए जाते हैं, क्योंकि वो उसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं होते। अच्छा, और अब वो रोमन जब वहाँ से ग्रीक उसके पीछे जाते हैं और फिर वो एक पूरी जंग होती है, वो हमला करते हैं। ग्रीक के पास जो एक बड़ा अच्छा वॉरियर होता है, उसका नाम एक्लीज़ होता है, एक्लीज़, लेकिन वो पूरी जंग में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार नहीं होता। वो नहीं चाहता कि लड़ाई हो, एक क्वीन की वजह से, उनकी बादशाहों की ज़ाती वजूहात की वजह से आवाम को जो लड़ाया जाए। तो एक्लीज़ ना चाहते हुए भी बहरहाल उस जंग में ज़रा शामिल रहता है। दूसरी तरफ से जो है रोमन के पास जो थे उनका शहज़ादा, एक तो वो जिसके साथ वो लड़की भागी होती है, लेकिन वो तो रोमांटिक शहज़ादा होता है, ज़्यादा लड़ नहीं सकता, पेरिस। और जबकि उसका दूसरा भाई जो कि बहुत अच्छा वॉरियर होता है और बहुत बहादुर होता है, उसका नाम है हेक्टर, ठीक है। तो ये रोमन की तरफ से लड़ता है। और रोमन जो जिस शहर में है मैसूर होते हैं अपने आप को जंग लड़ने के लिए, उसका नाम ट्रॉय है, जो कि किला है जो कि कभी तबाह नहीं हुआ था, ठीक है, कभी शिकस्त नहीं दिखाई उसने हंड्रेड्स ऑफ द ईयर से। और अब वो जो है रोमन बहरहाल वो आके ना, ग्रीक्स आके रोमन पे अटैक करते हैं और 10 साल उन्हें लगते हैं, यानी कि एक लंबा अरसा जो है वो मुसलसल वो शहर के अपने ट्राई के अंदर रह के अपने आप को दिफा कर रहे होते हैं और ये बाहर से आके उस पर हमले करते चले जाते हैं। शिकस्त नहीं होती उनको। रोमन जो है ना वो उनका किला जो है ट्राई टूटता नहीं है। अब वो जो एक जो है ना फार्मूला बनाते हैं कि हम यूँ करते हैं कि ना एक घोड़ा बनाएंगे, एक हॉर्स, एक जंगी टेक्निक सोचते हैं बड़ी सी, और उस घोड़े को ना बहुत बड़ा घोड़ा बनाएंगे और हॉर्स बनाएंगे और उसको शो करेंगे ये हमारा गॉड है, और उस गॉड के साथ हॉर्स के साथ मिल के हम अटैक करेंगे और ये हम एक खबर फैलाएंगे कि अगर ये हम इस हमले में कामयाब हो गए और ये हॉर्स के साथ तो हम फतह पा लेंगे, और अगर हम कामयाब ना हुए और ये हॉर्स हमारे साथ ना रह सका, ये हमारा गॉड हमारे साथ ना खड़ा हुआ, तो शायद हम जो है हार जाएं और फिर शायद वापस चले जाएं। तो फाइनली एक अपना मार्का लड़ना चाहते हैं। लेकिन असल बात ये थी कि हॉर्स इतना बड़ा बनाया जाता है, उसके अंदर जो है ना होल रखा जाता है, सुराख, और उसके अंदर जो है ना बहुत सारे फौजी जो है छुपा दिए जाते हैं। उसके पेट के अंदर जो है, घोड़े के अंदर जो है चले जाते हैं चुपके से और उसको बंद कर दिया जाता है। और उनका ये प्लान होता है कि हम ये घोड़ा, ये गॉड या ये हॉर्स को जो आगे लेके जाएंगे, अटैक करेंगे और जान की शिकस्त खाते हुए जो है ना थोड़ा सा लड़के जो है पसपा होके पीछे आ जाएंगे और घोड़ा गेट के पास ही छोड़ के वापस भाग आएंगे। और हो सकता है कि जो है रोमन जो है ना हमें मज़ीद इंसल्ट करने के लिए, जलील करने के लिए कि जी तुम्हारा गॉड भी अब हमारे कब्ज़े में आ गया है, तो उस घोड़े को अंदर ले जाएं। और अगर वो अंदर ले गए गेट खोल के, तो उसके अंदर हमारे जो है ना 150 फौजी छुपे होंगे जो बहादुर तरीन होंगे, और वो अंदर से फिर गेट के किले के दरवाजे खोल लेंगे और इतने में ये भी वापस आ जाएंगे और हमला कर देंगे। तो इसी तरीके से होता है, वो हमला करते हैं, घोड़े को भी आगे लेके जाते हैं और फिर पसपा होकर वापस चले जाते हैं और अपनी कश्ती में बैठ के शो ये करते हैं हम जा रहे हैं। लेकिन और जब वो रोमन जो है वो ग्रीक्स रोमन वो ये समझते हैं कि जब ये पसपा हो गए जा रहे हैं, इनकी कश्तियाँ भी जो है चलना शुरू हो गई हैं, तो वो उस घोड़े को जो है अंदर लेके चले जाते हैं। रात होती है और अंदर ले जाके किले का दरवाज़ा खोल के जश्न भी जो है मनाना शुरू कर देते हैं और जश्न मनाते मनाते अपनी विक्ट्री का सो जाते हैं। और जब वो सोते हैं तो वो घोड़े में से एक्लीज़ और दूसरे बहादुर सिपाही निकल के वो अंदर आग लगा देते हैं और किले के दरवाजे खोल देते हैं। रोमन वापस, ग्रीक वापस आ जाते हैं, हमला करते हैं और किला जो है तबाह हो जाता है। लेकिन पेरिस जो है उस लड़की को लेके, हेलन को लेके जो है ना सुरंग के ज़रिए फ़रार हो जाता है और कहानी इससे आगे भी फिर चलती है। अच्छा, अब वो बहरहाल वो किला जो ट्रॉय था वो फाइनली जो है शिकस्त का निशाना बन जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अच्छा, और क्या कहते हैं कि हेक्टर जो है इससे थोड़ा सा पहले इस जंग में जो है वो मर जाता है और इस जंग में, फाइनल जंग में एक्लीज़ की भी डेथ हो जाती है। और एक्लीज़ के बारे में ये था कि वो उसको कहीं पे भी चोट नहीं लग सकती, तीर नहीं लग सकता सिवाय उसकी एड़ी पे, और ये एक ईडियम बना हुआ है एक्लीज़ हील कि वो उसका वीक एरिया होता है, वरना वो वैसे सारा इमॉर्टल होता है। उसकी माँ ने उसको वाटर ऑफ इमॉर्टलिटी में डिप किया होता है, तो वो बहर एड़ी पे उसके वो लगता है क्या कहते हैं तीर लगता है और वो बहर वो भी मर जाता है। तो दो बहादुर, हेक्टर और वो एक्लीज़ जो सबसे बहादुर होते हैं वो मर जाते हैं और पेरिस जैसे रोमांटिक शहज़ादे बच जाते हैं।
तो अब वो बताया हुआ है कि वही बाज़ दफ़ा वीक से जो है एक ताकतवर जो है किस तरह से शिकस्त खा जाता है, वो एक अलग से थीम है। अच्छा, अब ये जो रेप ऑफ द लॉक में जो चीज़ डिस्कस की हुई है वो इसकी पैरोडी के तौर पे है। यही सारी कहानी पैरोडी में वो दिखाते हैं कि जी रोमन की जो क्वीन थी ना, ग्रीक की क्वीन हेलन, वो उसको जब अगवा किया गया तो ग्रीक्स कितने गुस्से में आए और वो अपनी ऑनर, अपनी इज़्ज़त, अपनी क्वीन और उसकी असमत या उसकी जो है ऑनर को रेस्टोर करने के लिए वो किस हद तक वो जो है वो गए और जो उन्होंने जंग लड़ी और उसके लिए जो है उन्होंने 10 साल जंग लड़ी और 10,000 जो है वो शिप्स लेके गए। लेकिन यहाँ पे वो दिखाते हैं कि हमारे सोसाइटी में क्या है, उसके बरक्स हमारी अपनी जो क्वींस या हमारी अपनी खूबसूरत लड़कियाँ या हमारी अपनी नौजवान लड़कियाँ या बच्चियाँ वो ख़ुद जो है क्लबों में जाती हैं, उसके बरक्स जो है वो ख़ुद क्लब्स में जाती हैं और वहाँ पे जो है वो एक मैरी मेकिंग करती हैं, एंजॉय करती हैं, प्लेयर करती हैं, डिलाइट करती हैं और वो ख़ुद जाके वहाँ पे अपनी डिसऑनर का सामान करती हैं, अपनी बेइज्जती का, अपनी बेहुर्मती का या जो अपनी इस्मत दरी का जो है सामान वो ख़ुद करती हैं अपनी हरकत की वजह से, अपने अमाल की वजह से। जैसे हम देखते हैं कि ब्रिंडा ख़ुद जो है क्लब में जाती है, फिर ख़ुद ही जो है उसकी लॉक जो है वो यानी कि उसी की उन डिलाइट्स की वजह से या उसी की उन कामों की वजह से वो फिर उसकी जुल्फ़ भी जो आखिरकार कट जाती है। तो वो चीज़ जो है दिखाई गई है। तो ये इसका जुल्फ़ का कटना वो ट्राई के फॉल के हवाले से जो जिक्र किया गया है कि जैसे ट्राई का फॉल आया उसी तरह से इसके जुल्फ़ के कटने के हवाले से बात की गई है। लेकिन पैरोडी में दिखाया कि वहाँ पे वो कितना असूलों की बात थी और किस तरह से वो अपने असूलों पे लड़ते थे। यहाँ पे उसके बरक्स है कि लोग ख़ुद जो है इस तरह का सामान जो है करते हैं, इस तरह की हरकत में ख़ुद गिरफ्तार हैं। तो पोप ने जो है तंज़िया और पैरोडी और कॉमेडी के अंदाज में जो है ये सारी चीज़ जो है यहाँ पे हमें बताई है। ये इसका ट्रॉय का फर्दर कोई पार्ट है कि जिससे पता चले? हाँ, उससे आगे और पीछे भी स्टोरी है। अच्छा, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो पोइम है रेप ऑफ द लॉक, ये बेसिकली जो पोप ने जब लिखी तो उसका एक दोस्त था कराइल, ठीक है, और दो फैमिलियाँ थी रियलिटी में, ठीक है, एक पीटर फैमिली थी और एक एराबेला फॉर्मर फैमिली थी, ठीक है। उन दोनों वो फैमिली रियलिटी में एग्जिस्ट करती थी, दोनों एरिस्टोक्रेटिक फैमिली थी। तो वो जो फॉर्मर फैमिली की जो लड़की थी एराबेला और दूसरी तरफ से पीटर फैमिली का लड़का था, तो इसी तरह ही वो रियलिटी में भी यूँ होता है, वो क्लब में जाते हैं और लड़का जो है वो लड़की की जुल्फ़ काट देता है। रियलिटी में भी इस तरह से होता है और उससे क्या होता है कि उन दोनों फैमिली का आपस में झगड़ा सा पैदा हो जाता है, एक लड़ाई सी पैदा हो जाती है। तो ये कैराइल के दोस्त थे ये दोनों फैमिलियाँ, एराबेला फॉर्मर फैमिली भी और पीटर फैमिली भी कैराइल की असल में जानने वाली फैमिलियाँ थी, उसके आगे से दोनों दोस्त फैमिलियाँ थी और उन फैमिली के बीच में ये क्राइसिस होता है, ये झगड़ा पैदा होता है। अब जब वो झगड़ा पैदा होता है तो वो फैमिलियाँ पहले आपस में अच्छी दोस्त थी, फिर बाद में उनमें झगड़ा हो जाता है, तनाव आ जाता है, वो हट जाती हैं। तो कैराइल जो है ना असल में जब इस सारी फैमिली को, वो इस सारी सिचुएशन को देखता है जिसमें वो समझता है कि कसूर को दोनों बच्चियों का खुद अपना ही है और लेकिन लड़ाई जो है पूरी फैमिली को अपनी लपेट में ले रही है और उनके बीच में एक खामखा की टेंशन या एक परेशानी पैदा हो गई है, तो वो क्या चाहता है कि इन दोनों फैमिलियों में ना तस्वीर हो जाए, कोई दोस्ती या आपस में उनका तनाव का सिलसिला जो है ख़त्म हो जाए और वो दोबारा से नॉर्मल हो जाए। तो वो पोप से जिक्र करता है, अलेक्जेंडर पोप। कैराइल आगे से पोप का भी दोस्त है, कैराइल की दोस्त फैमिलियाँ थी ये दोनों और कैराइल जो है आगे से अलेक्जेंडर पोप पोइट का भी दोस्त था। वो पोप को कहता है कि यार तुम बड़े अच्छे पोइट हो और बड़ा अच्छा लिख लेते हो और कॉमेडी भी लिख लेते हो, संजीदा भी लिख लेते हो, तुम एक कहानी सी लिखो इन दोनों की ये इस सारी सिचुएशन के ऊपर और उस कहानी से जो है ना तुम यूँ करो कि इस तरह से लिखो कि दोनों को, यानी कि ये स्टोरी से भी लिखो इनडायरेक्ट तरीके से जिससे लगे कि इनकी भी कहानी है और बिल्कुल डायरेक्ट हिट ना हो, लेकिन इन दोनों को लगे कि इनकी भी कहानी है और लेकिन उस कहानी के कंक्लूजन में इस तरह से थीम बिल्ड करो कि इनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाए या इन दोनों का जो है ना आपस में झगड़ा ख़त्म हो जाए। तो पोप जो है वो उसकी अपने दोस्त की इस बात पे, कैराइल की इस बात पे वो फैसला करता है कि जी मैं कहानी लिख देता हूँ और उस कहानी में मैं क्या करूँगा कि मैं डिस्कस कर दूँगा, क्या कहते हैं, इन मौज़ूआत को मैं डिस्कस करूँगा, क्या कहते हैं, उन दोनों की फैमिली की सलूशन निकालने की कोशिश करूँगा। तो अब वो उन दोनों कैराइल, एराबेला फॉर्मर फैमिली और पीटर फैमिली के सलूशन के लिए जो है ना वो एक कहानी लिखता है
और एक पोइम सी लिख देता है। वो 3 कैंटो की होती है, 3 चैप्टर की होती है, एक दरमियानी सी लेंथ की 400-500 लाइनों की वो लिख देता है। और वो एक पम्फलेट सा लिखता है एक सेंस में, और वो पोइम के तौर पे पब्लिश होता है। तो वो बड़ी पसंद की जाती है, आम पब्लिक में बहुत पसंद की जाती है। वो फैमिली भी देखती है, उन्हें भी लगता है कि यार असल में तो कहानी अंदर ही अंदर से ही हमारी है। और उन दोनों की वो टेंशन ख़त्म होकर वो एक सोल्यूशन की तरफ भी चले जाते हैं और अपनी अपनी गलतियों का एहसास उन्हें होता है। अच्छा, अब वो ये तो दोस्त के कहने पे लिखी थी, लेकिन उसको बड़ी पजीराई मिली। तो फिर पोप ये फैसला करता है कि ये एक पूरा थीम भी बन सकता है यूनिवर्सल, कि ये एक मौजू तो है ही है। इस तरह से एक दूसरे लड़के और लड़कियों का तनाव और झगड़ा और असमत और जो है इज़्ज़त, और इस तरह से एक टेंशन और मेल और फीमेल के आपस में रिलेशन और उनकी आपस में जो कन्फ्लिक्ट्स वगैरह। तो वो कहता है क्यों ना इसको एक यूनिवर्सल पॉइंट के तौर पे बना दिया जाए, और इसको थोड़ा सा लेंथी करके इसमें कुछ और चीज़ों का इजाफा करके इसको पूरी एक एपिक नहीं कॉमिक एपिक सा बना दी जाए। क्योंकि कॉमिक थी, फ़नी थी, तो लिहाजा जो है वो इसको कॉमिक बना देता है। और जब इसको वो कॉमिक बनाता है तो इसमें जो एपिक की जो सारी चीज़ें होती हैं, अच्छा एपिक की करैक्टरिस्टिक्स में एक ये चीज़ भी थी, उसमें गॉड एंड गॉडेसेस का भी रोल होता है। तो ये भी फिर जो हमने पुरानी करैक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी, तो वो इसमें भी ये अपनी कॉमिक एपिक में भी वो गॉड्स को भी छोटी शक्ल में दिखाता है कि छोटे छोटे एंजल दिखा देता है, छोटे छोटे सिल्फ दिखा देता है। तो छोटे छोटे फरिश्ते से उसने दिखाए हुए हैं, सिल्फ दिखाए हुए हैं, एंजल से दिखाए हुए हैं। और फिर वो जो एपिक की जर्नी है, लड़ाई है, वॉर है, ठीक है, डिस्कवरी है, डाइग्रेशंस है, वो सारी चीज़ें, इन्वोकेशन है, वो सारी इसने इसके बीच में जो बना के दिखा दी है। तो स्टोरी यही है कि वो लड़की जो है क्लब में जाती है, उसकी जुल्फ़ कट जाती है, ताश खेलती है, ताश खेलते हुए लड़के को चैलेंज करती है, और वो लड़के से ताश में जीत जाती है। और जब शोरगुल करती है तेरी मैं जीत गई, और उसको डिफेम या वो एक चैलेंज कर रही होती है, इंसल्ट कर रही होती है, तो उसको गुस्सा आता है। वो भी कहता है कि ये मुझे मतलब है कि मेरी प्रपोज़ल को भी नहीं मान रही और ये मुझे ज़्यादा शेखी बनी फिरती है। तो वो उसकी जो है 2 जुल्फ़ों में से एक जुल्फ़ काट देता है, और फिर वो शोरगुल करती है, और फिर उनका झगड़ा वगैरह सा पैदा होता है, और फिर जो है उसके कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात यह है कि जो जुल्फ़ काटना जो है ना, असल में वो पोप ने सिम्बॉलिकली यही दिखाया है कि जुल्फ़ का कटना रेप ऑफ द लॉक का मतलब रेप ऑफ ब्लिंडा ही था, यानी कि उस लड़की का ही रेप था। जुल्फ़ का कटना असल में उसकी इज़्ज़त, बाल भी जो है वो एक इज़्ज़त और असमत के तौर पे समझे जाते हैं ना। तो जुल्फ़ का कटना जो है असल में इज़्ज़त का ही जो है वो रुसवा होना था। तो रेप ऑफ द लॉक मींस द रेप ऑफ द ब्लिंडा ही है, जो कि उसने, क्योंकि वो अब अगर इस तरह से रेप ऑफ ब्लिंडा के नाम से लिखता तो बड़ी एक वल्गर किस्म की बन जानी थी। तो पोइट ने जो है उसको, क्योंकि क्लासिकल पोइट था, वो समझता था, तो उसने सिम्बॉलिकली जो है इलामती तौर पे, तशबीहाती तौर पे उसने जो है बात भी वो कह दी है, लेकिन उसको छुपाए हुए अंदाज में कहा है। तो एक खूबसूरत पैराए में जो है उसने ये बात की है। अभी 1 मिनट। तो ये इसमें सारा बैकग्राउंड है। अच्छा, अब यहाँ पे हम जो देखते हैं, इसमें क्वेश्चन है कि कैरेक्टर ऑफ ब्लिंडा का एक सवाल बन जाता है। फिर एक सवाल है सोशल सटायर ऑन द सोसाइटी, सोसाइटी पूरी पे तनकीद करता है ना कि सोसाइटी कितनी बिगड़ी हुई थी। तो रेप ऑफ दी एक सवाल बन जाता है कि जी रोल ऑफ मशीनरी, वो छोटे छोटे जो गॉड्स दिखाए हुए हैं। एक सवाल बन जाता है कि रेप ऑफ द लॉक एज ए कॉमिक एपिक, कि कॉमिक एपिक के तौर पे क्या है, वो मैंने करैक्टरिस्टिक्स आपको एपिक की बताई हैं, वो बता के और इसकी कॉमिक की करैक्टरिस्टिक्स बतानी है कि किस तरह से ये है। तो कॉमिक एपिक का सवाल है, मशीनरी का सवाल है, गॉड्स का, छोटे छोटे वो जो गॉड एंड एंजल का जो था उसको मशीनरी कहते हैं। और फिर जो है ब्लिंडा का क्वेश्चन है, फिर इसके सिंबल का है, थीम्स एंड सिंबल और लैंग्वेज स्टाइल, इस तरह के 2-3-4 सोसाइटी पे सटायर, जो कि मुआशरे पे तंज है, सोशल सटायर, ठीक है। जैसे गलिवर ट्रैवल में गलिवर जो है पूरी सोसाइटी पे तनकीद करता है, इस तरह रेप ऑफ द लॉक में पोप जो है पूरी सोसाइटी पे तनकीद करता है लड़के और लड़कियों के उस खेल कूद और खेल तमाशे से। तो बहरहाल ये बहुत ही ज़्यादा फ़नी, बहुत ही ज़्यादा कॉमिक, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमरस, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और इंटरेस्टिंग ये पोएम। थैंक यू।